आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है मधु चतुर्वेदी जी द्वारा लिखित कहानी मेरी झिल्ली। तेज बारिश को मैं अंधेरी रात में अकेली मुग्ध बैठी निहार रही थी। आसमान से पानी में घुलकर जाने क्या रिश्ता है जो अक्सर विचार शून्यता की स्थिति में ला देता है। देर तक चुपचाप बूंदों के झिमिर झिमिर अलसाए शोर में वर्तमान से नाता टूटा सा लगने लगता है। ऐसे उदास मौसम में भाव शून्य आंखें घनघोर बरसात को चुप निहारती रहती हैं और मस्तिष्क अतीत के गलियारों में भटकने लगता है। पिछले साल के आषाढ़ की उस बरसाती रात में आज की ही तरह मैं अकेली बैठकर चमकती बिजली और घोर बारिश का रोमांच अनुभव कर रही थी। गोद में महाश्वेता देवी का उपन्यास, हाथ में चाय का कप और चेहरे पर छिटकती बरखा बूंदों का मज़ा लेता देख हमारे उड़िया चौकीदार की 16 वर्षीय बेटी झिल्ली ने ऐसा कुछ कह दिया कि वो शाब्दिक प्रहार अंतस तक चोट पहुंचा गया। उस सांवली दुबली पतली कमज़ोर सी लड़की का नाम भी थोड़ा अजीब था, झिल्ली। झिल्ली ओडिशा के सुदूर पिछड़े देहाती इलाके के विपन्न कृषक परिवार की किशोरवय लड़की थी। किसी भी आम भारतीय ग्रामीण या किसान परिवार के लिए कर्ज से लदी अभाव में गुजरती जिंदगी कोई अजूबा नहीं है और झिल्ली का परिवार भी इसका अपवाद नहीं था। प्रेमचंद के उपन्यास के दीनहीन कर्ज में आकंठ डूबे कृषक परिवार 21वीं सदी में भी हमारी आंखों में बसते हैं। मुझे बरसात की भयावह आक्रामकता के सौंदर्य में डूबा देख झिल्ली भी चाय का कप लिए पास खड़ी हुई। मैंने मुस्कुराते उससे कहा, मुझे इस तरह की बेफर्ती शोर मचाती बारिश बहुत पसंद है। गार्डन की तरफ भीगते पेड़ों के उस तरफ देख झिल्ली, तुझे नहीं लग रहा कि हम किसी जंगल में हैं? बारिश का मौसम सबसे ज़्यादा मज़ेदार है। झिल्ली ने असहमति में सिर हिलाया। आंटी, आप लोग पक्के घर के साफ सुथरे बिस्तर में सूखे सोफ़ों में बैठकर बोल लेते हो कि बरसात का मौसम सुंदर होता है। हमारे गांव में बारिश में 2 वक्त खाना भी मिल जाए ना तो बहुत है। हमारे एक कमरे के झोपड़े में सब तरफ से पानी चूने लगता है। माँ झोपड़े के भीतर जगह जगह बर्तन रखकर मिट्टी वाले एक कमरे के घर को कीचड़ कीचड़ होने से बचाती है। क्या बताऊँ आंटी, दीवार भसक न जाए इसलिए पूरी रात हम लोगों को दीवार से चिपक कर बैठे बैठे जागना पड़ता है। बरसात में हर साल गांव के 1-2 लोग दीवार गिरने से या खेत में सांप काटने से, बिजली गिरने से, नहीं तो नदी में बहकर मरते हैं। छप्पर से चूते पानी के लिए कितना भी बर्तन रखो, घर पानी पानी हो ही जाता है। मिट्टी वाली फर्श में बारिश का पानी पहुंचने से कितना कीचड़ कीचड़ होता है आप लोगों को क्या मालूम। सुबह बरसते पानी में भीगते हुए लोटा लेकर कीचड़ कीचड़ खेत की तरफ जाओ। बरसते पानी में दलदले तालाब में पैर धंसाते हुए नहाने जाओ। अपने घर जैसा वॉशिंग मशीन में कपड़ा थोड़ी ना सूखता है। छोटे से झोपड़े के भीतर निचोड़ निचोड़ कर कपड़ा सुखाओ तो फिर चलने फिरने की जगह नहीं बचती। चूल्हे के लिए कितने ही पहले से लकड़ी सुखा कर रखो, बारिश में भीगी जाती है। गीली लकड़ी में चूल्हा जलाना कितना मुश्किल होता है आंटी, आपको क्या मालूम। पूरा झोपड़ा धुआं धुआं हो जाता है। बारिश के दिनों में ले देकर माँ केवल चावल बना पाती है जिसको नमक से खाओ। झिल्ली द्वारा सुनाए गए इस पूरे प्रकरण में मेरे निर्दोष होने के बावजूद मन अपराध बोध से भर गया। मैंने सांत्वना देते हुए समझाया, बारिश न हो तो तुम्हारे खेत में फसल भी तो नहीं होगी पगली। झिल्ली के चेहरे की व्यंग्यात्मक मुस्कान कह रही थी कि आंटी, अब आप एक कृषक सुता को बरसात की सार्थकता समझाओगी। झिल्ली ने बाहर बरसते पानी पर आंखें जमाए हुए मायूसी से कहा, वो तो जानती हूँ आंटी, लेकिन बारिश रात में नहीं होना चाहिए। अगर होए तो घर पक्का होना चाहिए, सोने के लिए खाट और एक सूखी कतरी होना चाहिए। आंटी, हमारे घर में सीलन की बदबू भर जाती है। पूरी रात चुपचाप बैठकर बाहर अंधेरा देखते रहो। अगर हमारे यहाँ टीवी होता तो हम लोग भी देखकर वक्त गुजार लेते। झिल्ली के पिता गांव में घाटे की खेती की निरंतरता के परिणाम स्वरूप मिली घोर विपन्नताओं से तंग आकर शहर आ गए थे। पलायन कर आए किसानों में
व्यावसायिक कारीगरी या कुशलता के अभाव में मजदूरी या चौकीदारी, दो ही विकल्प बचते हैं। आज से लगभग 7-8 साल पहले की बात है, जब हमारे घर के बाजू वाले प्लॉट में बनने जा रहे नए भवन के मालिक को भवन निर्माण सामग्री की रखवाली के लिए एक चौकीदार की आवश्यकता थी। इस भवन के ठेकेदार का गांव में रह रहे झिल्ली के पिता से किसी तरीके से संपर्क हुआ और यह किसान एक झोला पकड़े चौकीदारी करने शहर आ गया। पहली बार उस चौकीदार को हमारे घर के सामने लगे गुलमोहर की छांव में बीड़ी पीते हुए देखा था। बाजू वाले प्लॉट में लोहे का सरिया, रेत, सीमेंट के बोरे ट्रकों से उतर चुके थे। चौकीदार के लिए कच्चा कमरा तैयार होने में 2 से 3 दिन का वक्त लगने वाला था, मगर प्लॉट पर भवन निर्माण सामग्री की मौजूदगी की वजह से चौकीदार को यहाँ से हटना मना था। मजदूरों के काम पर नहीं आने के कारण ठेकेदार ने चौकीदार को कमरा तैयार होने तक 2 या 3 दिन यूं ही पेड़ के नीचे काटने के लिए कहा। इस तरह सुबह से शाम तक एक ही जगह पर उसके बैठने की वजह से अनभिज्ञ मैं जब तब बालकनी पर जाती तो इस अनजान आदमी को घर के ठीक सामने बैठा पाती। हमारे सुनसान इलाके में जहाँ दूर दूर तक 3 या 4 गिनती के घर हैं, वहाँ सुबह 6 बजे से हमारे घर के ठीक सामने बैठे उस अजनबी को देख मुझे बेचैनी होने लगी। मई की कड़ी धूप में जब कमरे के भीतर से बाहर देखने से भी आंख चौंधिया रही थी, वह ग्रामीण गर्म लू के थपेड़े सहता नाम मात्र की छांव के नीचे अपना गमछा झलता बैठा था। कभी थक कर तवे सी गर्म ज़मीन पर लेट जाता, कभी पसीना पोंछता, कभी आंखें मिचमिचा कर चिलचिलाती दोपहर के सन्नाटे में सड़क को दूर तक ताकता रहता। अब तक मेरा धैर्य जवाब दे चुका था। आखिरकार मैं गेट से बाहर निकल उसके सामने जा खड़ी हुई। सुबह से यहाँ क्यों बैठे हो? किसका इंतज़ार कर रहे हो? मेरे पहुँचते ही वो हड़बड़ी में उठ खड़ा हुआ। उड़िया भाषी चौकीदार के हिंदी उच्चारण में लग रहे श्रम ने उसके होठों का आकार आवश्यकता से अधिक गोल बना दिया। हम इधर चौकीदारी करने आई हूँ। मकान का मालिक 2-3 रोज में कमरा बनाकर दे देगा। अर्थात हम चौकीदारी करने यहाँ आए हैं, मकान मालिक 2-3 दिन में कमरा बनाकर दे देगा। सुबह से उसकी उपस्थिति संदिग्ध रूप से मैं परेशान हो चुकी थी। अब कारण पता चलते ही आश्वस्त हो गई। उसकी मौजूदगी की वजह से पर्दा उठने के अगले ही क्षण यह सोचकर घोर चिंता हुई कि मई के उस भीषण तापमान में उसकी यही अवस्था अगले 3 दिनों तक यथावत रहेगी। तुम रात को कहाँ सोओगे? उसने दांत निपोरकर झेपते हुए जवाब दिया, इधर ही सोएगा। अर्थात इधर ही सोएगा। मुझे अचंभा हुआ कि इस तरह 3-4 रातें बिना बिस्तर खुले आसमान के नीचे कैसे गुजरेंगी। चौकीदार से बात करते हुए 5 मिनट धूप में खड़े रहने से ही शरीर आग उगलती गर्मी में झुलसने लगा। रेतीली गर्म जमीन पर वो गमछा बिछाकर कैसे सो रहा है? आग के गोले में परिवर्तित हो चुके सूरज के नीचे खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। गर्म लू से आंखों में लपट सी छू रही थी। गर्मी से बचने के लिए सर पर चुन्नी लेकर दौड़ते हुए मैंने घर का गेट बंद कर दिया। क्या इस घर के मालिक को नहीं पता कि चौकीदार गांव से यहाँ सिर्फ उसके सहारे आया है? मैंने घर में घुसते ही पुराने बिस्तरों के ढेर से 2 पुरानी चादर और एक तकिया निकालकर चौकीदार को बालकनी से आवाज़ दी, यहाँ आओ। चौकीदार ने बिना एक शब्द कहे बिस्तर मेरे हाथ से ले लिया। उस प्लॉट में पानी के लिए बोर भी नहीं खुदा था। चौकीदार के लिए हमारे लॉन में नहाने की सुविधा और पीने के पानी का इंतज़ाम कर दिया। एक नितांत अपरिचित व्यक्ति को अपने घर में इससे ज़्यादा प्रवेश या सुविधा देने का मेरा मन नहीं था। चौकीदार के आने के लगभग 4-5 दिनों के बाद बाथरूम के आकार का तंग कमरा बनकर तैयार हो गया। छत के नाम पर टीन की 2-3 चादरें डाल दी गईं। कमरा क्या एक अंधेरा दड़बा था जिसकी छत सर को छू रही थी। असल में भवन निर्माण पूरा होते ही चौकीदार का कच्चा कमरा तोड़ना होता ही है, इसलिए सिर्फ टांग पसार कर सोने लायक जगह को घेरकर कमरे का रूप दे दिया गया था। जिस दिन चौकीदार का कमरा बना उसी दिन प्लॉट के ठेकेदार और इंजीनियर ने हमारे घर से 1 दिन के लिए बिजली का कनेक्शन मांगने के लिए कॉल बेल बजाया। बाहर निकलने पर इंजीनियर साहब ने नम्रता से आग्रह किया, मैम
सिर्फ आज के लिए मोटर चलाने के लिए आपके यहाँ से थोड़ा सा बिजली कनेक्शन चाहिए। मेरे अनुमति देते ही बिजली के लंबे तारों वाले एक्सटेंशन वायर हमारे पूरे आंगन में फैल गए। चटक धूप से बचने के लिए हमारे घर के पोर्च की छांव में खड़े इंजीनियर ने असहज कर देने वाली खामोशी को तोड़ने की गरज से नेम प्लेट से सरनेम पढ़कर बेवजह ही पूछ लिया, अच्छा आप लोग चतुर्वेदी हैं? इस तरह जरा सी औपचारिक बातचीत और बिजली की उपयुक्त व्यवस्था देखकर आश्वस्त होकर जाते इंजीनियर साहब से मैंने ज़रा रुखाई से पूछा, उतनी छोटी सी जगह में चौकीदार खाना कैसे बनाएगा और सोएगा कहाँ? इंजीनियर ने हंसते हुए बेपरवाही से कहा, अरे मैम आप भी कहाँ लगाए हो, इन लोगों को आदत होती है इस तरह रहने की, बाहर बैठकर खाना बना लेगा। ये लोग आपसे हमसे ज़्यादा मजबूत होते हैं। ये लोग कुछ इस तरह का था कि मजदूर वर्ग मानव जाति से इतर किसी और ही प्राणी जगत से ताल्लुक़ रखते हैं। चौकीदार गांव की किसानी छोड़ शहर में तमाम परेशानियों से अकेला जूझ रहा था। प्लॉट पर दिन भर मजदूरों की चहल पहल में लोगों के साथ हंसता बतियाता दिख जाता था। शाम के धुंधलके में ईंट गारे सरिया सीमेंट के बोरों के बीच उसका छोटा सा वीरान झोंपड़ा ऊँघता रहता। अचानक हुई बारिश से सीमेंट को सुरक्षित रखने के लिए चौकीदार के छोटे से कमरे में सीमेंट के बोरे रख दिए गए थे। सांस लेने के लिए भी दरवाजे की तरफ मुड़ना पड़े ऐसी तंग कोठरी। सांस ढले चौकीदार झोले में रसोई का कुछ सामान लाते दिखता। झोपड़े के बाहर 3 ईंटों पर बने चूल्हे में रखी बटलोई से धुआं निकलता रहता। जब तक खाना बनता चौकीदार पास ही रेत में विचार शून्य बैठा रहता। मैं जब तब डाइनिंग टेबल पर खाने की सजी थाली देखती तो दीवार के ठीक उस पार रेत पर बैठा चौकीदार मेरी आंखों के सामने झूलने लगता। जितनी बार बालकनी में जाती उस पर एक नज़र अनायास पड़ जाती। कभी कबाड़ के ढेर पर उसकी आदम जमाने वाली जर्जर लुंगी सूखती दिखती, कभी वह चूल्हा फूंकता दिखता। मुझ पर नज़र पड़ते ही अपने पीले दांत दिखा मिमियाता हुआ अभिवादन के लिए उंगलियां माथे तक ले जाता। ये बेचारगी अभिवादन जी हुजूरी मेरे दिए हुए बिस्तर की वजह से थी या तंगहाली की अभ्यस्तता थी, मालूम नहीं। कई बार दीनता व्यक्ति को निस्वार्थ भावना से भी झुकना सिखा देती है। तमाम परेशानियों के साथ अनजान शहर में अकेले रहते हुए इस अधेड़ उम्र में घर गृहस्थी के काम सीखना चौकीदार के लिए कष्टप्रद हो रहा था। गांव में रह रही परिवार के लिए उसकी चौकीदारी ही एकमात्र जीवन आधार थी, सो गांव वापस जाना असंभव जान पड़ता था। देहात की ईश्वरीय अनुकंपा के आश्रय वाली खेती की अनिश्चितता ने जीवन भी अनिश्चित कर दिया था। गाहे बगाहे मेरे द्वारा दिया जाने वाला खाना चाय कपड़ा उसके लिए क्या किसी के लिए भी पर्याप्त नहीं था। आखिर एक दिन रेत के ढेर पर चौकीदार के साथ एक दुबली पतली महिला साधिकार बतियाती दिखी। उस अधिकार भावना ने सहज ही परिचय दे दिया कि यह चौकीदार की पत्नी है। उस औरत को देख मुझे इतनी तसल्ली क्यों मिली? सड़क किनारे अकेली जान के लिए खाना पकाते चौकीदार की बेबसी से मैं बहुत विचलित हो चुकी थी। मैंने बालकनी से ही हंसते हुए कहा, अच्छा हुआ बुला लिया। चौकीदार लजाते हुए खड़ा हो गया। उन्हें असहज देख मैं भीतर आ गई। आज मन बड़ा प्रसन्न था। लगा चलो चौकीदार भी परिवार वाला हो गया। मैं जब कभी बालकनी में सब परिवार बैठी सुबह की चाय पीते उसे पेड़ के नीचे अकेला बैठा देखती तो उसकी आंखों का नैराश्य मुझे विराग में डुबोने लगता। एकाएक जीवन की नश्वरता समझ आने लगती। कई बार उसके झोपड़े के सामने से निकलती हुई मैं जानबूझकर अनदेखा करती ताकि उसके उस मार्मिक अभिवादन से बचकर निकल जाऊं। आज चौकीदार की पत्नी के आ जाने से बहुत अच्छा लग रहा था। आदमी औरत को कितना भी कमज़ोर समझे, लेकिन सच यही है कि औरत की अनुपस्थिति में वो खुद को अधूरा महसूस करता है। हमारे छत्तीसगढ़ में एक कहावत भी है जिसका अर्थ है बचपन में माँ और बुढ़ापे में पत्नी का साथ छूटने पर जीवन की दुर्गत हो जाती है। प्लॉट में काम करने वाले छत्तीसगढ़ी मजदूरों ने चौकीदार की पत्नी को शहर में नया नाम दिया, चौकीदारिन। ओडिशा के बाहर पहली बार कदम रखी चौकीदारिन के हिंदी उच्चारण को सुनकर चौकीदार हिंदी का व्याकरणाचार्य लगने लगा। प्लॉट में छत्तीसगढ़ी मजदूर औरतों से बतियाती चौकीदारिन
अपनी बात समझाने के क्रम में हिंदी के शब्द ढूंढती, अपने दिमाग में जोर डालती, ऊ बोलकर कभी आकाश में देर तक ताकती, कभी सर खुजाती, कभी झुंझलाकर हंसने लगती। मजदूरों को दिन भर काम करते देख जल्द ही दोनों पति पत्नी ने भी इसी प्लॉट में मजदूरी का काम करना शुरू कर दिया। चौकीदार को प्लॉट छोड़ कहीं भी जाने की मनाही थी, लेकिन पत्नी के लिए यह प्रतिबंध न था। शीघ्र ही चौकीदारी ने बहुमंजिला इमारतों के निर्माण स्थलों पर दिन भर मजदूरी करना आरंभ कर दिया। चौकीदारी दुबली पतली बेहद सीधी सादी उड़िया महिला थी, जो सांझ ढले हमारे घर की बाउंड्री वॉल से सटे अपने झोपड़े में थके कदम घसीटते लौटती दिखती। दिन भर मजदूरी, रात में सोते जागते चौकीदारी करते माता पिता शहर में, और उनके छोटे बच्चे दोनों, झिल्ली और उसका छोटा भाई जुलू, गांव में। मैली सी साड़ी पहने चौकीदार की पत्नी कई बार हमारे लॉन के नल में पानी लेने आती। उड़िया मिश्रित टूटी फूटी हिंदी में वह मुझे कुछ समझा पाती। उसका सार यही होता कि गांव में मेरे दोनों बच्चे अकेले हैं। पता नहीं रात में मेरी छोटी सी लड़की क्या पकाती होगी। घर के कोठार में हमारे खेत का अनाज भर के आए हैं। मेरी बेटी झिल्ली बड़ी हो रही है, दहेज के लिए पैसा जोड़ना है, इसलिए हमको शहर में रहकर कमाना ज़रूरी है। हकलाती हुई आगे कहती, सबसे बड़ी विवाहिता बेटी 19 साल की है। दामाद ने दीवार पर लटकाने वाली टीवी मांगी है। चौकीदारिन की उड़िया हिंदी खिचड़ी बोली के मार्मिक विवरण से हिंदी शब्दों के टुकड़े चुन चुनकर मुझे पूरी व्यथा समझने में बड़ी कठिनाई होती। किन बच्चों की याद में बहते उसके आंसुओं को किसी भाषा, किसी अनुवादक या भूमिका की ज़रूरत न थी। उस छोटे से परिवार का दुखदाई बिखराव देख मैंने बच्चों को शहर लाने को कहा तो पता चला बच्चे गांव के सरकारी स्कूल में उड़िया माध्यम में पढ़ रहे हैं। अब बड़ी कक्षाओं में नए सिरे से उनसे हिंदी माध्यम के सारे विषय नहीं हो पाएंगे। खैर, गांव में रह रही चौकीदार की 11 वर्षीय बेटी झिल्ली और 8 साल का बेटा जुलू गाए बगाए छुट्टियों में अपने माता पिता के पास रहने शहर आ जाते थे। सहेलियों का संग, खेत खलिहान, नदी तालाब, पहाड़ में उन्मुक्त घूमने वाली झिल्ली का नितांत अपरिचित शहर के एक छोटे बंद कमरे में मन नहीं लगना स्वाभाविक था। जब मैंने झिल्ली को पहली बार देखा, वह अपने छोटे भाई जुलू के साथ झोपड़े के सामने भवन निर्माण के लिए पड़े रेत के ढेर पर बैठी सड़क पर आते जाते लोगों को ताक रही थी। अपनी बालकनी से मैंने दिन भर उस बच्ची को रेत पर बैठे देखा। शाम को टहलने के लिए निकलते हुए मैंने पास जाकर उसका नाम पूछा। उसने झेपते हुए सर झुकाकर धीमी आवाज में कहा, पुष्पा। उसके बाद पुष्पा नाम बताते ही छोटे भाई ने हंसते हुए चुगली की, झूठ बोल रही है, झिल्ली नाम है, झिल्ली। झिल्ली ने अपने इस अजीब नाम से शर्मिंदा हो जुलू को खा जाने वाली नज़रों से घूरा, लेकिन इससे बेअसर वो अपनी बहन की पोल खोलने की खुशी में रेत पर हंस हंस कर लोट-पोट हुआ जा रहा था। माँ खाना बनाकर मजदूरी के लिए निकल जाती और ये बच्चे बोर होते, सड़क पर एक दूसरे के पीछे दौड़ते दिखते। बाउंड्री वॉल के बाहर से ही मेरे बेटे कान्हा को क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन खेलते देख दोनों बच्चे बाल सुलभ लालसा से ताकते। हमारे घर के लॉन में सकुचाई सिमटी सशंकित झिल्ली की एंट्री बेटे के बैडमिंटन पार्टनर के रूप में हुई। ये बात आज से 7 साल पुरानी है। उस सहमी ठिठकी ग्रामीण आहट ने हमारे पिछले 7 सालों में पूरे घर का कुछ ऐसा आधिपत्य जमाया कि फिर झिल्ली परिवार का एक अभिन्न हिस्सा बन गई। हमारे घर में आने वाले मेहमानों, रिश्तेदारों को वो उसी संबोधन से पुकारती थी जिस तरह से मेरा बेटा कान्हा उन्हें पुकारता। इस तरह उसे हमारे यहाँ दादाजी, बुआ, नानी, नाना, मौसी सब मिल गए। झिल्ली घर आए मेहमानों के साथ कुछ इस हक मिजाजी से मिलती कि मेहमान लौटते में बेटे के साथ साथ उसे भी रुपए पकड़ाते। इस रिश्ते को कौन समझा सकता है कि हमारे घर आए मेहमानों द्वारा विदाई के वक्त दिए गए रुपयों को भी वह मुझे कुछ इस तरह देती जैसे कोई अपनी माँ के पास रखवाता है। ये बात और है कि मैं वह रुपए फौरन ही उसकी माँ को बुलाकर पकड़ा देती। किसी भी घर में बेटी के रहने पर दीवारें खनकती हैं, हवा में रौनक की खुशबू महसूस होती है।
मुझे यह एहसास झिल्ली की मौजूदगी ने कराया। झिल्ली के प्रति मेरा अगाध स्नेह हमारे यहाँ घरेलू काम करने वाली यशोदा की नज़रों में भी खटकने लगा। इन 7 सालों में धीरे धीरे झिल्ली ने गांव जाना छोड़ दिया और हमारे घर पर ही स्थायी तौर पर रहने लगी। घर के एक अतिरिक्त कमरे पर झिल्ली का कब्जा हो गया। कमरे में अटैच्ड टॉयलेट की सुविधा होने से चौकीदार अपनी किशोर पुत्री की सुविधा के लिए आश्वस्त था। चौकीदार और चौकीदारिन सुबह सुबह दिशा मैदान को काफ़ी दूर जाते थे। झिल्ली की पढ़ाई न बाधित हो जाए इसलिए मैं उसे उसके पाठ्यक्रम से हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय पढ़ाती। उड़ीसा की ये ग्राम्य कन्या साल में सिर्फ 2 बार परीक्षा देने उड़ीसा जाती थी। उसके गांव के अधिकांश बच्चे रोजी रोटी की तलाश में पलायन करने वाले अपने माता पिता के साथ शहर चले आते। मैंने कई बार झिल्ली को कहा, तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान होता है। मैं उसे हिंदी पढ़ना नहीं सिखा पाई, अलबत्ता उसने उड़िया के कई शब्द मुझे सिखा दिए। दिन भर मेरे पीछे पीछे घूमती ये बातूनी लड़की गांव की अपनी अजीज सहेलियों, झगड़ालू पड़ोसियों और देहात की रिश्तेदारी, ग्रामीण शादी ब्याह के रोचक किस्से सुनाती रहती। मुझे अपना छत्तीसगढ़ ही पलायन की समस्या से ग्रसित लगता था, लेकिन झिल्ली का तो आधा गांव खाली हो चुका था। युवा कृषक मजदूरी के लिए शहर आ जाते, इसलिए गांव में बूढ़े और बच्चे ही रह जाते। झिल्ली की बातें सुन दहशत होती कि गांव और किसानों को बचाने का शायद ये आखिरी सेफ्टी अलार्म है। अवैज्ञानिक खेती के नुकसान सहता गरीब किसान भगवान भरोसे रहने की अपेक्षा बाहुबल का पारिश्रमिक पाने शहरी श्रमिक बन जाता है। झिल्ली का वक्त मेरे साथ आराम से कट जाता, लेकिन जुलू को शहर में ऊब होती थी। घर में मन न लगता और बाहर दोस्त नहीं थे। जुलू गांव में पूरा पूरा दिन दोस्तों के साथ नदी किनारे घूमने का आदी था। सभी दोस्त दौड़ते हुए पहाड़ी पर सबसे पहले घूमने के लिए भागते, साइकिल से पास के ही दूसरे गांव तक घूमने जाते। जुलू की ग्रामीण अल्हड़ता को शहरी सभ्यता रास नहीं आती थी, जबकि झिल्ली को हमारे घर से गांव जाने के नाम पर घबराहट होती थी। लड़के और लड़कियों का यह नैसर्गिक गुण है कि किशोर वय पहुँचते पहुँचते लड़की घर में और लड़के घर से बाहर ज़्यादा सहज होते हैं। जुलू कान्हा को गार्डन में खेलता देखने पर ही घर आता था, जबकि झिल्ली दिन भर शायद एक बार भी अपने घर न जाती। जब जब कान्हा लॉन में होता, जुलू जाने कहाँ से प्रकट हो मुस्कुराता हुआ गेट खोलकर भीतर आता। कान्हा भाई, आज क्रिकेट नहीं खेलेगा ना अपन लोग, आज फुटबॉल, प्लीज़ प्लीज़ भाई प्लीज़। झिल्ली ने भी कभी बेटे को उसके नाम कान्हा से नहीं पुकारा, हमेशा भाईजान ही पुकारती। एक हास्यास्पद बात तो बताना भूल ही गई। चौकीदार को अंकल शब्द का पता नहीं था और सीधा साधा ग्रामीण अंकल शब्द को एक सम्मान सूचक संबोधन समझकर सम्मान देने के लिए मेरे नन्हे से बेटे कान्हा और पतिदेव दोनों को ही अंकल बुलाता। सड़क पर साइकिल चलाते कान्हा को देखकर चौकीदार हमेशा छेड़ता, अंकल तुम्हारा साइकिल हम चलाएंगे। कान्हा हंसते हंसते दोहरा हो जाता, मैं आपका अंकल नहीं, आप मेरे अंकल हो। मैं चौकीदार को 1000 बार अंकल शब्द का मतलब समझाकर हार गई और आखिरकार मैंने भी बेटे को अंकल ही स्वीकार कर लिया। इस तरह हम पति पत्नी भी चौकीदार और चौकीदारिन के अंकल आंटी हो गए। चौकीदारिन मुझे आंटी और कान्हा को अंकल बुलाती। चौकीदार मुझे देखते ही आवाज़ देता, आंटी झिल्ली को जरा भेजो ना। झिल्ली के गंभीर पिता का अपने परिवार के प्रति समर्पण अभूतपूर्व था। कई बार मैं चुपचाप बालकनी से उन चारों को झोपड़े के सामने बैठकर घंटों गप्पे मारते देखती। उनके बीच उड़िया में चल रहे वार्तालाप का एक भी शब्द पल्ले नहीं पड़ता था, मगर उन चारों की खिलखिलाहटें भाई बहनों की दौड़ा भागी वाले धौल धप्पे बताते थे कि मीठी नोकझोंक चल रही है। रेत के ढेर पर बैठी झिल्ली खिलखिलाती हुई अचानक जुलू को मारने दौड़ती। बहन की मार से बचने के लिए ठाके लगाता जुलू गली में दूर तक भागता और खड़ा होकर चिढ़ाने लगता। जुलू को हंसते देख झिल्ली झुंझलाती हुई फिर मारने दौड़ती। चौकीदार एक जिम्मेदार पिता की भांति भाई बहन के बीच उग्र होते तनाव को वहीं थाम लेता। उनके लिए घर के नाम पर बने सिकलौते कमरे में चारों ओर घुसा रहना संभव न था। बाहर पड़ा रेत का ढेर ही उनकी बैठक थी। मैंने उन्हें एक खाट खरीद कर दी थी, जिसे बड़े जतन से दोपहर भर खड़ा रखा जाता था ताकि काम करने आए मजदूर बैठ बैठ कर तोड़ न दें।
झिल्ली का रहना, खाना, नहाना, सोना जैसी सभी दैनिक गतिविधियां हमारे घर पर ही होती थीं। खुले में शौच मुक्त भारत की कल्पना साकार कैसे हो? पलायन कर आए ये किसान शहर में रहने के लिए कमरा तो बमुश्किल जुगाड़ पाते हैं। चौकीदार के अस्थायी कमरे में सर छिपाने की ही गुंजाइश थी। हमारे घर में रहने से किशोर बेटी को खुले में शौच और नहाने से मुक्ति मिलने पर उस गरीब पिता को आत्मिक संतुष्टि मिलती थी, जिसका जिक्र अक्सर झिल्ली करती रहती थी। झिल्ली हमारी बालकनी से ही चिल्ला चिल्ला कर अपने माता पिता से बातें करती रहती थी। कई बार तो 2-2 दिन अपने घर न जाती। चौकीदारिन रेत पर बैठी ऊंची भाषा में बालकनी में खड़ी झिल्ली से उड़िया में कुछ पूछती। भाषाई दिक्कत की वजह से मुझे एक शब्द समझ में न आता। बालकनी में देर तक चल रही अबूझ बातचीत से झुंझलाकर मैं पूछती, झिल्ली मम्मी क्या पूछ रही है? झिल्ली हंसती हुई बताती, मम्मी पूछ रही है तुम्हारे घर में खाना बन गया। मुझे अर्थात झिल्ली को अपने घर में भोजन का निमंत्रण दे रही है। माँ बेटी के बीच चल रहे परिहास को समझ मैं भी मुस्कुराने लगती। साधनहीन जीवन में परिवार के चारों सदस्यों का प्रेम और आनंद देखना सुखद अनुभव था। चौकीदार एक समर्पित पति और जिम्मेदार गृहस्थ और स्नेही पिता था। जुलू, झिल्ली, कान्हा अक्सर ही लॉन में क्रिकेट खेला करते। क्रिकेट खेलते वक्त शहतूत की 2 लंबी टहनियाँ, जिसमें पत्तियों का गुच्छा भी हो, तोड़कर कान्हा झिल्ली के दोनों हाथों में पकड़ाकर समझाता, देख झिल्ली, जब मैं छक्का लगाऊंगा तो तू दोनों हाथों की टहनी ऊपर हिलाते हुए कूद कूद कर नाचना। देख, एक बार एक पैर लेफ्ट, दूसरा राइट, और साथ में पत्तियां हिलाते रहना। बेटे के छक्के पर उड़ीसा की चीयर गर्ल का डांस देखने लायक होता। भूरी आंखों वाला छोटा जुलू उड़िया उच्चारण के लिए तुतलाया सा चीखता, छक्का नोई लगा, झिल्ली ओ भी मत नाच। मैं लॉन में बैठी तीनों की बहस, लड़ाई झगड़े, रन बनाने का संघर्ष और खेल की बेईमानियां देख हंसते हंसते दोहरी हो जाती। आउट, नॉट आउट, नो बॉल, चौका छक्का की तीखी नोक झोंक का आरोप प्रत्यारोप का खात्मा अक्सर ही चिटिंग चिटिंग और जाओ मुझे नहीं खेलना से होता। कान्हा के स्कूल जाने पर उसकी अनुपस्थिति में लॉन में बिखरे बैट बॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल पर जुलू का एकाधिकार होता। थोड़ी देर में ही खिलौनों के साथ अकेला खेलता जुलू उकताकर घर लौट जाता। चौकीदार बीच बीच में 2-4 दिन के लिए उड़ीसा जाता रहता था। इस बीच चौकीदारिन और बच्चे शहर में ही रहते थे, क्योंकि निर्माणाधीन भवन वाले प्लॉट को बिना देखरेख के नहीं छोड़ा जा सकता था। चौकीदार जब भी गांव से वापस शहर लौटता तो सकुचाया सा खीसे निपोड़ते हमारे गेट पर आकर मुझे एक पॉलीथीन पकड़ाता। पॉलीथीन में गांव से लाई खेत की सूखी मूंगफलियां, मोटा पोहा और गुड़ होता था। बड़ा सिमटा हुआ मिमियाता सा हंसता, अंकल अर्थात कान्हा के खाने के लिए। शहर वालों की नज़र में बेहद सस्ती इन चीज़ों की इस ग्रामीण परिवार के लिए बहुमूल्यता मुझे पता थी। सुदूर देहातों में किस स्तर तक गरीबी और अभाव है, ये झिल्ली के साथ रहकर पता चला। मैंने तब जाना कि अति पिछड़े गांवों के बदहाल परिवारों को सप्ताह में सिर्फ 1 या 2 बार चावल के साथ सब्जी नसीब होती है। इससे पहले मेरी धारणा थी कि गांव में सब्जियां और दूध तो प्रचुरता से उपलब्ध हैं। सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे कि 30 रुपये एक सप्ताह के घर खर्च के लिए पर्याप्त होते हैं। जरा सा भी अतिशयोक्ति की मिलावट नहीं कि कपड़े सिर्फ 3 जोड़ी ज़रूरत से ज़्यादा हैं। कान्हा को स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पहनने के लिए मिलने वाली अजीबो-गरीब रंग बिरंगी चमकीली ड्रेस प्रोग्राम की 1 घंटे बाद हमारे किसी काम की नहीं होती थी। स्टेज में डांस के फौरन बाद ही कान्हा ये भड़कीले कपड़े उतार फेंकता। जी मामा, ये स्कूल वाले कैसे जोकर सी ड्रेस देते हैं, क्या क्या लगा दिया, पूरी बॉडी में चुभ रहा है मम्मा। ऐसी तमाम ऊट पटांग या आउट ऑफ फैशन ड्रेस पहनकर जुलू खुशी खुशी अपने पिता की साइकिल चलाता नजर आता। गांव के गरीब घरों में रात में सोने के लिए खाट सामान्यतः सिर्फ पुरुषों को उपलब्ध होती है। कड़ाके की हड्डी तोड़ ठंड में स्वेटर जैसा लग्जरी आइटम तो इनके गांव में 2-4 के पास ही है। बाकी लोग फट चुकी साड़ियों को तहकर शॉल की तरह ओढ़ते और ज़मीन पर बिछाते। झिल्ली के गांव की दर्दनाक कहानी मुझे अविश्वास भरी आंखों से सुनता देख
हमारे घर में काम करने वाली यशोदा ने बताया। झिल्ली सही बता रही है दीदी, मेरा गांव भी तो उड़ीसा में ही है। गांव में सच में ऐसा है, इसीलिए तो ये लड़की आपके पास से गांव लौटना नहीं चाहती। आपके घर में साबुन सोडा, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, तेल कंघी जब घर बैठे मिले तो कौन झोपड़े में रहने जाएगा। यशोदा की मुझसे सीधे सीधे बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती कि झिल्ली का पूरा खर्च उठाने के एवज में आप उससे काम करवाइए। यशोदा के मन में झिल्ली के लिए द्वेष बढ़ता ही जा रहा था। कहीं न कहीं वो झिल्ली को दी जा रही सुविधाओं की तुलना स्वयं की मेहनत और पारिश्रमिक के रूप में प्रदत्त सुविधाओं से करने लगी थी। यशोदा को क्रोध था कि झिल्ली को जो हासिल हो रहा है वो मुफ्त का है और उससे काम के एवज में भुगतान मिलता है। एक दिन यशोदा ने शिकायती लहजे में कहा, दीदी ये लड़की कान्हा के साथ बैडमिंटन खेलने, टीवी देखने, ही हा करने में सुबह से शाम कर देती है। इतना भी नहीं होता कि आपकी कुछ मदद कर दे। मेरे अनसुना कर देने पर झिल्ली को घूरती हुई फिर पोछा लगाने लग गई। ऐ झिल्ली देवी, उठ यहाँ से, मुझे पोछा करना है। गाँव में इतने मजे थे क्या तेरे? उन दोनों के बीच की बहस में पड़ना इसलिए व्यर्थ था क्योंकि हमारे गेट से बाहर निकलकर यशोदा झिल्ली की माँ से मित्रतापूर्वक उड़िया में घंटों बातें करती थी। अपनी जन्मभूमि से दूर जब कोई हम वतन हम जबान मिले तो पिछों का दर्द हल्का हो जाता है। चौकीदारिन और यशोदा रेत में बैठी उड़ीसा के त्योहार नवाखाई की तैयारी से लेकर झिल्ली की पहली माहवारी के धार्मिक अनुष्ठान के खर्चों पर चर्चा करती। झिल्ली से ही मालूम हुआ कि गांव में किशोर लड़कियों की पहली माहवारी आने पर गांव भर को भोजन कराने की प्रथा है। छी आंटी, पूरे गांव को पता चल जाता है। झिल्ली बड़ी हो गई, उसी का पूजा है बोलकर खाना खिलाए। वहाँ तो हर लड़की का ऐसा होता है। मेरे को अपने टाइम इतनी शर्म आई आंटी की पूछो मत। 1 महीने तक गांव में आँख उठाकर नहीं चल पाई थी। इधर शहर में पढ़े लिखे लोग हैं, तमाशा नहीं करते। वो तो मैं आपके पास रहने लगी तो लेटरिन बाथरूम का सुविधा हो गया, नहीं तो महीना चलने पर तालाब में नहाना धोना मुश्किल हो जाता है। जब मेरे महीना आने का खाना खिलाना हुआ तो मैं बहुत रोई। मैं उस टाइम गांव में क्यों आ गई? आंटी के पास रहती तो इस बेइज्जती से बच जाती। देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक उड़ीसा के गांव में हर साल किसान पलायन कर देश के कई महानगरों में रोजगार की तलाश में निकलते हैं। हर शहर में इन ग्रामीण किसानों ने अलग अलग बस्तियां बसा ली हैं। ये किसान शहरों में चौकीदारी, रिक्शा चलाने, होटलों में काम करने और दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। किसानों का इस तरीके से शहरी मजदूर बन जाना एक कृषि प्रधान देश के लिए घोर चिंता का विषय होना चाहिए। यशोदा भी उनमें से एक थी जिसका पति उड़ीसा की किसानी छोड़ शहर में रिक्शा चलाता था। झिल्ली और यशोदा में उम्र का बड़ा अंतराल होने के बावजूद यशोदा का द्वेष समझ से परे था। झिल्ली की उपस्थिति से यशोदा पर होने वाली कृपा, अनुराग और सुविधाओं में विभाजन ही इस नफरत का कारण था। हमारे घर पर झिल्ली के 2 वक्त गुणवत्ता युक्त भोजन की सुविधा की तुलना यशोदा अक्सर अपने बच्चों को उपलब्ध भोजन से करती। दीदी, आपके घर जैसा खाना मेरी दोनों बेटियों को भी मिले तो वो भी झिल्ली जैसी गोरी हो जाएंगी। देखो ना दीदी, झिल्ली जिस दिन गांव से आती है काली बिल्ली दिखती है। आपके घर 4 दिन रहते ही रंगत खुल जाती है इसकी।